इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पे आप सबका खैर मकदम है। आज हम इस सेगमेंट में आसाम के जो रिजल्ट आए हैं उस पे बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ दो अहम मेहमान हैं, दोनों जर्नलिस्ट भी हैं और बल्कि परवेज मारूफ साहब सामाजिक कारकुन भी हैं। और बुलबुल साहब हमारे इंसाफ न्यूज में पहली मर्तबा आ रहे हैं। आपका वेलकम है सर, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पे। पहला मेरा सवाल यही है कि जी वालेकुम। पहला मेरा सवाल बुलबुल साहब आपसे यही है कि जो एग्जिट पोल है कमोबेश आसाम में रिजल्ट वही रहा है, लेकिन जो आसाम के जो मकामी लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट लोग जिनसे हमारी बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि नहीं रिजल्ट तो कुछ अच्छा आएगा। खुद मारूफ साहब ने भी कल मुझसे कहा कि रिजल्ट ऐसा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिजल्ट एग्जिट पोल की तरह आया और खुद जो गौरव गोगोई जो एक अहम चेहरा थे वो इलेक्शन हार गए हैं। आखिर उसकी वजह क्या है बुलबुल साहब? आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा हिंदी इतना पहले बोल लेते हैं कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँ बोल सकता हूँ। हाँ, तो मेरा पहला बात ये मानना है कि आजकल जो इलेक्शन है ये इलेक्शन इंटेलेक्चुअल की डिक्टेशन में या तो पहले जैसे थे वैसे नहीं चल रहा है। अभी इलेक्शन मेरे हिसाब से फुल फेस मार्केटिंग पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजिंग जो पॉलिसी है ये दोनों बराबर साथ एक साथ लेकर ये फिलहाल जो इलेक्शन हो रहा है वही चल रहा है। पहले बात आप ये देखिएंगे तो बीजेपी का जो मार्केटिंग पॉलिसी है, मैं मार्केटिंग इसलिए बोल रहा हूँ, जो दिखावा होती है वही मार्केटिंग होता है और बीजेपी में दिखावा ज्यादा है, इसमें इंटेलेक्चुअल का कोई वैल्यू नहीं है। इसमें जितना मार्केटिंग, जो दल जितना मार्केटिंग कर सकते हैं, जितना पब्लिसिटी कर सकते हैं, वही दल आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन से पहले हम लोग देख के आ रहा है कि सारा गुवाहाटी, सिर्फ गुवाहाटी नहीं, आसाम का कैपिटल जो गुवाहाटी है, सिर्फ गुवाहाटी नहीं, गुवाहाटी के बावजूद सारा आसाम में ही है, हर जगह बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो कुछ भी काम किया, जो पॉजिटिविटी काम किया, वो सारे के सारे पॉजिटिविटी काम का बहुत से बहुत ज्यादा पब्लिसिटी चलाए हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं उन लोगों को दिल में, मन में, ब्रेन में ऐसा वॉश किया है जब बीजेपी बहुत अच्छा दल है, अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा काम किया है पिछले 10 साल में, ये बीजेपी को फायदा हुआ है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बीजेपी का। उस हिसाब से कांग्रेस बोलिए या दूसरा जितना विरोधी जो है, उन लोगों का कोई इतना स्ट्रांग ग्राउंड लेवल में उतना स्ट्रांग नहीं है। उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग भेटी बोलते हैं मजबूत नहीं है इतना। तो ये दोनों मेन, ये दोनों ही काम किया है। बाकी और बहुत सारा है कि विरोधी ने कोई मुद्दा उठा नहीं सका कि एक्चुअल मुद्दा क्या होगा। इलेक्शन में आप लड़ रहे हो तो जनता तक पहुंचने में आपको जो मुद्दा है वो मुद्दा ठीक तरह से विरोधी ने पहुंच नहीं पाया है। यह विरोधी का हार है, मेरा मानना यही है। और बहुत सारा ऐसा है, जैसे धीरे धीरे सब आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं जो समझ रहा हूँ कि मतलब हमारा आसाम का चाणक्य जो बोलता है, पॉलिटिकल का चाणक्य हिमंत बिश्वा शर्मा का जो मतलब क्वालिटी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को तो हम मानना ही पड़ेगा। मतलब उन्होंने जो बोला है, एग्जिट पोल ने जो बोला है वही हुआ है। एग्जिट पोल पूरी तरह से एग्जैक्ट पोल में चेंज हो गया है। बाकी एक बात ही बोलता हूं कि मैंने पहले बोला इंटेलेक्चुअल के हिसाब से पॉलिटिकल नहीं चलता है, और हम लोग आसाम में इंटेलेक्चुअल लोग जितना है उससे ज्यादा अनपढ़ लोग ही ज्यादा है। कहना चाह रहे कि आसाम और बंगाल जो है केरला और तमिलनाडु नहीं है। अब नहीं, अगर बीजेपी जी अगर इसमें मैंने बहुत सारा लोगों को बोला हूँ, जो जातीयतावाद एक तो होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, हम लोग आसामीज भाषा में एक तो बात बोलते हैं जातीयतावाद, मतलब
रीजनलिज्म बोलता है, आंचलिकतावाद बोलता है, जातीयतावाद बोलता है। मतलब आपको ये मैंने सबसे ज्यादा तमिल में नंबर 1 में हम देख के आ रहा है। दूसरे में जी, अगर जी। होता हुआ तो बंगाल में, मतलब बंगाल किसी को हमरा बंगाली बोलने से सब लोग एक साथ हो जाते हैं, लेकिन वो ट्रेंड भी इस बार चेंज कर दिया बीजेपी ने, सब हिंदू हिंदू बोलकर। इसमें बीजेपी का जो नारा है हिंदू, सब एक हिंदू के सत्र में के अंदर नीचे लेके आया है। जी, मारूफ साहब, बुलबुल साहब, फिर मैं आऊंगा मैं नए सवाल के साथ आपके पास। मारूफ साहब, मेरा सवाल ये है कि अजमल साहब, हमने जब अजमल साहब हार गए थे तो भी हमने इस पे एक प्रोग्राम किया था, और आपने कहा था कि अजमल की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, आपने कहा था उस वक्त, आज से 2 साल पहले। तो क्या अजमल वाकई एक सीट जीते हैं ना इस मरतबा, इसी एक सीट पर रह गए, खुद अपनी सीट बचा पाए हैं? 2 सीट। 2 सीट। दो क्या अजमल की पॉलिटिक्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म होती जा रही है? कि अजमल, क्योंकि अब कांग्रेस की जो 25, ये कांग्रेस की जितनी सीट है सब लोअर आसाम में है। इसका मतलब है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो हाँ। अजमल के बजाय कांग्रेस पर भरोसा करता है, और कांग्रेस का अपना जो रिवायती वोट है अपर आसाम में, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। खुद गोगोई हार गए हैं, राजरहाट से, क्या नाम है, जोरहाट से हार गए। तो क्या अजमल का फ्यूचर क्या है अब आसाम की पॉलिटिक्स में? असल में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को 5 साल पहले ही असम की जनता ने इनकार कर दिया था। तो 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उनमें कांग्रेस और जो विरोधी अलायंस था, तो उस अलायंस के जी, हिस्सा था मौलाना बदरुद्दीन अजमल। तो 16 सीट में जी, जी, पहले थे और 16 सीट में जीते थे 2021 में। उस वक्त जो है जी, कांग्रेस के साथ अलायंस में थे। अलायंस में जी, रहने जी, के वजह से 16 सीट में लड़े, फिर 16 सीट में वो जीत के आए। अगर 2021 में ये अलायंस नहीं होता, अलायंस का हिस्सेदार नहीं होता, तो 5 साल पहले ही अजमल साहब 1-2 सीट में सिमट जाते। तो असल में बात क्या है, ये पार्टी जो बने, जो मुद्दा सामने रखकर बने थे, आज 20 साल हो गया, 2005 से लेकर जो प्राइम उनका एजेंडा था, उस एजेंडा में काम अभी तक आज तक नहीं किया उन लोगों ने। सिर्फ वो जो मीडिया में दिखावा, और अजमल साहब की जो ये सियासती पार्टी है, जिस वक्त ये पार्टी बना था उस वक्त लगभग 9 नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ थे। जमीयत उलमा हो, जमात इस्लामी हो, वाला सब माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन हो, इस तरफ लगभग 12-13 ऑर्गेनाइजेशन मिल के ये पार्टी को खड़ा किया था। तो बाद में जी, जब पता चला मौलाना बदरुद्दीन अजमल पे 2006 का इलेक्शन में जब 18 सीट को जीत के आया, जीत के आने के बाद 1-2 साल से ही उनका रवैया लोगों को पता चल गया, क्योंकि ये अजमल साहब खुद बताते हैं, हम ताजिर है, हम तिजारत को सामने रखते हैं, ये खुद बताते हैं, मीडिया में आके बताते हैं। तो असल में ये पॉलिटिकल पार्टी अब तक जो चले है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अजमल साहब के जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन जो है, अजमल फाउंडेशन हो और मरकजुल मारिफ हो और जमीयत उलमा जो है, तकसीम करके जो जमीयत उलमा बनाया है अजमल साहब ने, उस जमीयत को सामने रखकर और चैरिटी की वजह से इतना 20 साल तक ये पार्टी चलता रहा। लेकिन असल में ये पार्टी कम से कम मुद्दे पे आना चाहिए था, इश्यूज में आना चाहिए था। ये पार्टी अभी तक कोई भी इश्यूज में मतलब वो नहीं किया, इशू बना ही नहीं, सिर्फ और मजहब के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से, अल्लाह के नाम से, दुआ के नाम से, हाँ, और जकात फंड के नाम से, सदका खैरत के नाम से ये पार्टी अब तक चलता आया। लेकिन जब लोगों को पता चला, जो उम्मीद सामने रख के ये पार्टी जो उम्मीद दिलाया था लोगों को, उस मुद्दे पे ये पार्टी नहीं है, तभी ने आसाम के मुसलमानों ने ये पार्टी को 5 साल पहले ही इनकार कर दिया। तो उसका नतीजा इस आज की तारीख में देखने को मिला है। तो आज जो 2 सीट आ रहा है वो भी कांग्रेस की वजह से ही आ रहा है। ये अच्छा, वहां पे दोनों सीटों में कांग्रेस की वजह से आ रहा है। कैंडिडेट नहीं है? नहीं, कैंडिडेट है, क्योंकि इस बार जो विरोधी अलायंस हुआ 6 पॉलिटिकल पार्टी, उनमें से सिर्फ यूडीएफ को छोड़ के बाकी 6 पॉलिटिकल पार्टी अलायंस किया।
अलायंस करने जी के जी बाद वो जो समस्ती में कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है, एक था दलगांव और एक खुद बिन्नाकांदी, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ, जो विरोधी अलायंस के पार्टी मतलब जो उम्मीदवार है उसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं की, कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस अलायंस को। मतलब अपनी एरिया लोकल एरिया के जो लीडर थे, डिस्ट्रिक्ट थे, उन लोगों ने अलायंस को accept नहीं किया, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिसने टिकट मांगा था वो खुद निर्दलीय में आके इंडिपेंडेंट से इलेक्शन लड़ी। तो ये कांग्रेस के ये गलती की वजह से ये 2 सीट जीत के आ रहा है, वरना ये भी ओ मुमकिन नहीं होता। मालूम साहब, मेरा सवाल ये है कि जब इलेक्शन चल रहा था, ओवैसी वहां जा रहे हैं, ओवैसी का एक जलसा हुआ, ओवैसी के जलसे के बाद ही जमीयत उलमा जो सेंट्रल जब दिल्ली जमीयत उलमा है, मोहम्मद बंदी वाली जमीयत उलमा, उन्होंने एक बयान जारी करके नोटिस जारी कर दिया कि आप ओवैसी के साथ क्यों हाथ मिला रहे हैं। उसका बेशक असर पड़ा बेशक अजमल की प्रोटेस्ट पे, उसका पूरा असर असर पड़ा पड़ा, था। 100% असर पड़ा। असल में क्या है, ये वायसी साहब असम आने की वजह से और ज्यादा उनको नुकसान हुआ। अगर ये वायसी साहब अच्छा, असम उनके मतलब जलसा के लिए नहीं आते तो शायद और 1-2 जी सीट जी बढ़ सकता था, लेकिन ये आने की वजह से ही भड़काऊ भाषण देके चला गया, लोगों को पता चल गया ये किसकी बात कर रहा है। ये पार्टी सिर्फ जी 25 सीट में इलेक्शन लड़ी, और यहाँ जी पे आके वायसी साहब बता रहे थे कि आने वाला दिनों में यूडीएफ का सीएम बनेगा। सिर्फ 25 सीट में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो बयान में बोल रहा था कि आने वाला दिन में यूडीएफ का सीएम बनेगा। ऐसा ऐसा कुछ बातें बोल के गया जो एक चुटकुला की तरफ, लगभग जी जी। मतलब सोचो चुटकुला बोल बात बता के। तो जहां ये जलसा किया हर जगह पे मतलब यूडीएफ को और ज्यादा अब नुकसान हुआ। जैसे यहाँ बंगाल में भी वैसे आए तो तकरीबन वो 8-10 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे वैसी साहब, और ममता बनर्जी को हटाने की बात कर रहे थे। भाई अब 8 सीट पर आके वही ममता बनर्जी को कैसे हटा तो सकते हैं? बात तो वही है ममता ना। बनर्जी को असल हटाने में की क्या क्या है, सोल्यूशन? असल में क्या है, वासी साहब का जो पॉलिटिक्स है, और यहाँ जी असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, और बंगाल में जैसे नौशाद सिद्दीकी है और हुमायूं कबीर है, ये तो लोग समझ गया। तो नहीं, उन लोगों नौशाद का जो सिद्दीकी की ये मारूफ साहब, मैं बताना चाह रहा हूँ कि नौशाद सिद्दीकी की जो पॉलिटिक्स थी ना, एसएफ की पॉलिटिक्स, वो दूसरे तरह की है। देखिएगा पूरे 5 साल में आप हाँ, नौशाद सिद्दीकी मिल रहे हैं, वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं किया। ये इसलिए इस नहीं बार नहीं वो जीत के आ रहे हैं अपनी सीट। नहीं, असल में वो क्या सीपीएम है, के साथ मिल के। कॉम्युनल जी जी कॉम्युनल पॉलिटिक्स करना नहीं पड़ता है लेकिन हो जाता है। मैं इसलिए हाँ कह रहा हूँ, ये असम में देखिए ना, मौलाना बदरुद्दीन अजमल यूडीएफ मतलब बीजेपी से कभी शामिल नहीं हुआ, बीजेपी के जी साथ कभी अलायंस नहीं हुआ, लेकिन उनका सपोर्ट में आ जाता है ना, सिचुएशन ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे जी जी बातें जी सामने आ जाता है। ये जब जब कुछ गलत बयान करते हैं, कुछ गलत बात बोल देते हैं, उसको आ, ये बना है, उसको मुद्दा बना के बीजेपी वाले या फिर वो जो आरएसएस वाले हैं, उनको ये मुद्दा बना के लोगों के सामने रख देते हैं। देखो 2021 में एक बयान दिया था मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे ने, आ, क्या बयान दिया था, बन नहीं दिया था, इस बार असम में दाढ़ी वाला टोपी वाला और लंगे वाला सरकार बनने जा रहा है, आप लोग फिक्र मत करो। ये 21 में भाषण था। इस बार मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जी क्या दिया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल में इस साहब मतलब उतना भड़का भाषण नहीं दिया, लेकिन एक बात बता दिया, हम तो किंग मेकर है, अगर हम नहीं होगा तो असम में कोई सरकार नहीं बन सकता। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ये जो बात बता दे हम किंग मेकर है, इसका मतलब ये है, तो अपर असम में हिंदू जो सीट में हिंदू इलाका में लोगों को पता चल गया जी ये कांग्रेस के साथ फिर शामिल होकर सरकार में आ जाएगा। या खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बता दिया था हम किंग मेकर है, हमें छोड़ के कांग्रेस मतलब वो नहीं कर सकता, कांग्रेस के साथ हमारा बात तो हुआ। अभी तो आप कहना ये क्या चाह रहे हैं कि अजमल की इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्या उसकी वजह से कांग्रेस का अपर आसाम में जोरहाट का जो एरिया है उसमें नुकसान हुआ है? बेशक बेशक बहुत अच्छा ज्यादा नुकसान हुआ उनको। मतलब अच्छा, बुलबुल असम साहब के अंदर लाइन देखो, पे। असम के लोग देखो असम का जो सियासत है ये बाकी देशों से मतलब अलग, स्टेटों से अलग है। यहाँ का सियासत का बड़ा एक मुद्दा है, वही है बांग्लादेशी, मियाँ हो या जी बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी आके ही समझ जाता है सारे पॉलिटिक्स सबका। और वो पार्टी जी
जो बांग्लादेशी मतलब कह रहे मतलब उन लोगों को नजर से, बीजेपी वालों की नजर से जिसको बांग्लादेशी कहा जाता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी अगर कहेगा हम छोड़ के कोई सरकार नहीं कर सकता, अगर कांग्रेस से सरकार करना है तो हमें साथ लेके करना पड़ेगा, इस तरह की बातें, इस तरह के बयान अगर दे देते हैं तो लोग सोचते हैं कांग्रेस का वोट डालेंगे तो ये लोग उनको साथ लेके ये मतलब अलायंस में से आके आ जाएगा। तो इस जी उस बगैर जिम्मेदाराना जो बातें हैं, बात की वजह से असम का जो माहौल बना सका बीजेपी वालों ने। और एक बात बोलना पड़ेगा, कांग्रेस वालों ने फेलर है, कांग्रेस ने भी किसी बात को मुद्दा बना के लोगों के सामने नहीं ले जा पाया। उनका जो पार्टी के अंदर अंदरूनी जो बीजेपी का जो एजेंट लगभग स्लीपर सेल है, तो पूर्व अध्यक्ष असम प्रदेश का कांग्रेस का, वो खुद इलेक्शन से एक हफ्ता पहले वो बीजेपी में शामिल हो गया था। जी जी और एक हाँ, तो ये सारे बातें हैं जो विरोधी मतलब अपोजिशन वालों को सोचना है, समझना है इन सारे बातों को। मेरा सवाल अब ये है कि जिस तरह से ये उन्होंने बुलबुल साहब ने कहा भी कि इंटेलेक्चुअल बातें अपनी जगह पर है, इलेक्शन जीतने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल होना जरूरी नहीं है। क्या असम में जो कम्युनिटी थी इंटेलेक्चुअल या सिविल सोसाइटी थी, वो लोग तो बहुत काम कर रहे थे कि भाई बीजेपी को हराना है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जीत गए। असल में क्या क्या है, आने वाले साल क्या आसाम की आने जनता वाले ने सालों जी जी हाँ बोलिए। जी। क्या आने वाले सालों में हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पॉलिटिक्स है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, उसमें कुछ कमी आएगी या फिर बहुत तेज हो जाएगा? अब चूंकि नहीं, उन्होंने अभी तेज हो जाएगा, अभी बहुत ज्यादा तेज होगा, जैसे कि इलेक्शन हो। और अभी ऐसा गुंजाइश है, बहुत भयानक तरीके से असम में इलेक्शन होने का डर है। और कह भी अच्छा दिया इलेक्शन में असम बीजेपी के अध्यक्ष जो है दिलीप सैकिया जी, एमपी है, वो खुद बता दिया जो सरकार के बाद से ही हम लोग इलेक्शन मतलब इलेक्शन करना शुरू कर देंगे, मुसलमानों को बांग्लादेशी को इलेक्शन करना शुरू कर देंगे। ये सारे बातें जो है ये आया। असल में क्या है, इस बार इलेक्शन में जो ऑपोजिशन वालों वो सोच रहा था कि इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, बीजेपी से लोग खफा होके खुद ब खुद हमें वोट डाल देगा। वो लोग मेहनत ही नहीं की, ऑपोजिशन वालों कुछ अच्छा मेहनत नहीं किया। देखो कोई भी इतना मुद्दा है जैसे कि महंगाई का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दा है, बेरोजगार लेकिन अपोजिशन वालों ने एक बेरोजगारी भी मुद्दा को नहीं कर सका। इन लोग सोच रहे थे कि जनता ने मतलब बीजेपी से तंग आके हमें वोट दे देगा, हमारा सरकार लाके देगा। और वो भी हुआ, जितना भी सीट आया ये कांग्रेस की वजह से नहीं आया, ये अपोजिशन वालों की वजह से नहीं आया, जनता की वजह से आया, सिविल सोसाइटी की वजह से ही आया। जितने वोट उनको मिला अपोजिशन वालों को, ये इन लोगों का कोई कमाल नहीं है इसमें, ये सारे सिविल सोसाइटी की बात है। देखो असम की सिविल सोसाइटी बता रहा था, लगभग 2 साल से बता रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो अपोजिशन वालों तुम लोग को बैठ के आपस में बैठ के मिलजुल के इलेक्शन से कम 3 महीने पहले तुम लोगों का अलायंस को मतलब खत्म करो। अलायंस के बाद हिस्सादारी जो है, जिस पार्टी को कौन सा सीट मिलेगा, ये लोग तुम कंफर्म करके अपने काम में लग जाओ, अपने समस्या में जी जनता के पास जाना शुरू करो। लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने के एक हफ्ता के बाद भी ये लोग आपस में सीट का जो बंटवारा है नहीं कर पाया। जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म जो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, नॉमिनेशन फॉर्म हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया, अपने उम्मीदवारी के जो फॉर्म होते हैं, वो आखिरी तारीख जिस दिन था उस दिन आके इन लोगों ने आपस में सीट में अलायंस की, वो भी से नहीं कर पाया अलायंस। मेरा सवाल अलायंस ये किया है मेरा लेकिन सवाल ये मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या ये आखिरी सवाल है, क्योंकि बुलबुल साहब चले गए हैं जाके उनको कोई काम था। मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि क्या कांग्रेस का जो इत्तेहाद है, 6 पार्टी वाला जो कोलेशन है, वो बाकी रह पाएगा? और दूसरा अहम सवाल है, क्या अब आसाम का जो मुसलमान है, या इसमें अभी जो मौजूदा रिजल्ट है उसमें एसआईआर का रोल था क्या? वहां तो एसआर हुआ है। एसआईआर असम में नहीं हुआ, बंगाल में तो एसआईआर हुआ। तो बंगाल में जो हुआ, असल जी में बंगाल में बीजेपी ने इलेक्शन नहीं जीता, बंगाल में हाँ इलेक्शन जीत रहे इलेक्शन कमीशन जीत रहा है। हाँ बंगाल में जी जो जी इलेक्शन जीत रहा है वो इलेक्शन कमीशन जीत रहा है, ईवीएम जीत रहा है, वह बीजेपी नहीं जी जीत रहा है। लगभग जी 90 लाख लोगों का नाम को वो मतलब वोटर लिस्ट के कटा गया था। 8 तो असम में 27 लाख वोटों को एसआईआर का जीतना इतना है। हाँ, असम में एसआर का जो है इनका प्रभाव नहीं पड़ा इतना, लेकिन 1-2 साल पहले जो यहाँ का क्या कहते हैं डीलिमिटेशन हुआ था,
जी 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 इम्प्लीमेंटेशन का 100% सपोर्ट, 100% फायदा बीजेपी को मिला है। उसी हिसाब से उन लोगों ने ये डिजाइन किया था ना। तो बंगाल जी में फैक्टर है आपका SIR और असम में फैक्टर है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन बहुत, और उससे उसकी वजह से मुस्लिम जो सीट थे उसको डाइल्यूट कर दिया, अलग जगह बांट दिया। लेकिन आखिर गौरव गोगोई जो है खुद अपनी सीट क्यों हार गए? वो तो जैसे लास्ट इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन में उनको तो एक बड़ा लीड दिया गया, वहां पे हेमंता ने गौरव गोगोई हराने जी की जो भरपूर है कोशिश। गौरव गोगोई जी है जो है असल में वो लोकसभा के लिए सही है, अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज से अपनी बातों को बयां करते हैं और भाषण बहुत अच्छे से देते हैं। लेकिन ये जोरहाट में पहली बार इस बार जो वो MP बन के गए, जोरहाट वालों का बहुत उम्मीद था यहाँ जनता के साथ आके खड़ा होंगे, जनता के पास जाएंगे, लेकिन गौरव गोगोई जी ने जनता के पास इतना नहीं गया। जनता के साथ रहना चाहिए था। वो ज्यादातर दिल्ली में वक्त बिताया और अचानक असम प्रदेश का अध्यक्ष बन के जब आया, आने के बाद उनका मतलब क्या कहे, सही से असल में ऐसा लगता है ऑपोजिशन वालों ने सही से जीतने के लिए इलेक्शन लड़े ही नहीं, ऐसा लगता है। बीजेपी के सामने ऐसा लगता है ये लोग बच्चा है। लोग असम के सिविल सोसाइटी चिल्लाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये अपोजिशन वाले एक कुर्सी मतलब एक टेबल में बैठ के ये कभी बात नहीं कर सकते, आपस में लड़ जाते हैं। आपस में उन लोगों का मेल जोल इतना नहीं है। ऑपोजिशन मतलब वालों ने क्या कहते हैं अलायंस तो कर लिया था, लेकिन अलायंस पार्टनर की सीट में जाके कोई कांग्रेस लीडर ने नहीं गया। जैसे कि मतलब दिल्ली का लीडर हो या असम का लीडर हो, ऑपोजिशन के जितने सीट है ज्यादातर सीट में ये लोग मतलब जलसा करने गए ही नहीं। तो अगर वैसे ही करना था तो तुम लोगों ने वो नाटक क्यों किया, अलायंस का नाटक करके तो और नुकसान कर दी। अगर ऐसा नुकसान जी नहीं जी, किया बहुत होता बहुत तो जी, बिहार में जो बहुत बहुत गलतियां शुक्रिया आप। कांग्रेस ने किया था, जी बिहार जी इलेक्शन में जो जो गलतियां कांग्रेस ने किया था, वही गलतियां असम में कांग्रेस ने फिर दोहराया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस इलेक्शन के मुहिम में, फिर हम लोग डिटेल से इस पे ये इलेक्शन का क्या असर होने वाले हैं उस डिटेल से बात करेंगे। आपने जो जरूर। बातें कही हैं उससे साबित होता है कि कांग्रेस ये हेमंता ने इंट्री कैपेसिटी को भी, जो हुकूमत मुखालिफ लहर था उसको इसलिए बचा पाए हैं कि चूंकि कांग्रेस के इत्तेहादी वो इलेक्शन जीतने की नीयत से मैदान में नहीं थे और नहीं सिर्फ हेमंता के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। जी, बस बहुत बहुत यही है शुक्रिया बात। फिर हम। जी 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 जी। और आसाम की सियासत ने एक बार फिर तय कर दिया कि आसाम में मुस्लिम पॉलिटिक्स का फ्यूचर अब क्या हुआ, जो एक से पहले भी नाकाम हुआ और अजमल साहब भी अब नाकामी के डगार पे खड़े हैं। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस या अजमल या फिर कोई दूसरी जो पार्टियां हैं पोजीशन की, क्या अपनी गलतियों को सुधार पाएगी कि नहीं पाएगी, और आगे मुसलमानों को क्या करना होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है आसाम की सियासत के लिए। हम आसाम की सियासत पे गहरी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मारूफ साहब। फिर हम इंशाल्लाह कल फिर इस मौजू पे चंद और जर्नलिस्टों जरूर के साथ आएंगे। फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका।